नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो प्यारे दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। अब हम रेगुलर हमारे हिस्ट्री के प्रश्न चल रहे हैं। ऐसे ही हम कंप्लीट जीके एक एक करके क्विज प्रश्नोत्तरी पर कंप्लीट कर देंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए। वीडियो को एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दो, आपके सभी मित्र भी जुड़ जाएं। फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे हमारी आज की। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। आप एक बार शेयर कर दो सभी। शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो चलिए जुड़ते रहेंगे सभी साथी। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। स्वागत करते हैं आपका अपनी पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पहला प्रश्न, टेराकोटा का क्या अर्थ होता है? टेराकोटा क्या होता है? कब की बातें हैं ये? सर, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, हड़प्पा की अगर हम बात करें तो उस समय टेराकोटा किसे कहा जाता था? आग में पकी हुई मिट्टी। जी हाँ, 3 नंबर सही। 3 नंबर ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यहां देखिए, एग्जामिनर यहां आपको उलझा लेगा। यहां आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, मुझे पता है आप सभी इसका मोहनजोदड़ो करेंगे। मोहनजोदड़ो गलत उत्तर है। भारत का अगर पूछा जाए, भारत का सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल भारत में अगर पूछा जाए तो सर राखी गढ़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? तो सर राखी गढ़ी हरियाणा, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। तो सर भारत में अगर सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा राखी गढ़ी। हाँ, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए हड़प्पा में सिंधु घाटी का तो वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर भारत का जिक्र हो गया तो हम बोलेंगे सर राखी गढ़ी। जी, लोथल क्या है? लोथल बंदरगाह है गुजरात में, आपको पता होना चाहिए। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? आप सबको पता होना चाहिए। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई सबसे प्रथम वस्तु तो तांबा थी, जो फर्स्ट टाइम प्रथम बार मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई थी। ये प्रश्न हमारी कल की सीरीज में भी आ चुका था। लेकिन आज प्रश्न क्या है कि आर्यों द्वारा खोजी गई, या आर्यों आएगा, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो सर आर्यों ने लोहे की खोज की थी। प्रथम धातु जो मनुष्य ने प्रयोग किया था वो तांबा थी, और प्रथम औजार जो कुल्हाड़ी बनी थी। उसके बाद आर्यों का अगर हम जिक्र करें तो आर्यों ने लोहे की खोज की थी, और लोहे को श्याम अशक कहा जाता था। लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम अशक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आर्य जो थे तांबे को क्या कहते थे? तो आर्य तांबे को लोहित अशक कहते थे। क्या कहते थे? लोहित अशक। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? आपको पता होना चाहिए बिंदुसार कौन था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार नाम क्यों पड़ा इनका? पहले तो एक बार इस पे आप चर्चा कर लेते हैं। ये इससे रिलेटेड है, इस पे आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कंसेप्ट कैसे है। जब चंद्रगुप्त की पत्नी गर्भवती थी उस समय का जिक्र है। पहले क्या होता था, राजाओं को बड़ा खतरा होता था विष कन्याओं से। दूसरा राजा को मारने के लिए विष कन्याओं का प्रयोग कराया जाता था। तो इसी के डर के चलते जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त के गुरु भी थे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, जो चाणक्य गुरु चाणक्य थे, वो स्लो पॉइजन, धीमा जहर, स्लो पॉइजन जिसको बोलते धीमा जहर, दूध में चंद्रगुप्त को पिलाते थे, ताकि उनका शरीर इसको पहचान ले और इससे इसी रूप ढल जाए, ताकि कोई विष कन्या उन पर हमला करे या कोई उनको जहर पिला दे गलती से, तो वो अटैक ना हो, उस पर उसका कोई असर ना हो। तो उसको धीमा जहर दिया जाता था दूध में रोज। तो एक दिन क्या हुआ, इनकी पत्नी चंद्रगुप्त की जो गर्भवती थी, गलती से वो दूध का गिलास उन्होंने पी लिया और उनकी तबीयत बिगड़ गई। गर्भवती थी उस समय, बिंदुसार उनके पेट में था। तो क्या हुआ, जब हालत बिगड़ी तो चाणक्य, गुरु चाणक्य ने
उनकी सर्जरी कर दी। जो आज कहते हैं ना सिजेरियन से बच्चा पैदा हुआ, पेट काट कर बच्चे को निकालना, तो हम कह सकते हैं पहला जो सिजेरियन बच्चा था वो बिंदुसार था। और जो जहरीला दूध पिया उसकी वजह से इनके चेहरे पर बहुत सारे बिंदु बन गए, इनके चेहरे बहुत सारे बिंदु बिंदु से बन गए थे, उसी वजह से इनका नाम बिंदुसार पड़ा था। तो हुआ क्या, सर्जरी में गुरु चाणक्य उनकी माँ को तो नहीं बचा पाए, लेकिन बच्चे को सही सलामत बचा लिया। और जहरीला दूध पीने से इनके मुंह पे बिंदु बन गए थे, जिससे इनका नाम बिंदुसार पड़ा। जैसे जैसे बिंदुसार बड़ा हुआ तो इनको घटना का पता लगा, तो ये अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार गुरु चाणक्य को समझने लगा कि गुरु चाणक्य की वजह से मेरी माँ की मृत्यु हुई है, तो इनके साथ इतनी बनी नहीं उनकी। चंद्रगुप्त का अगर जिक्र किया जाए कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुरु चाणक्य थे। इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद जब बिंदुसार गद्दी पर बैठा, कुछ समय तक तो गुरु चाणक्य ही इनके प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इनका अच्छा इनके साथ संबंध नहीं थे। तो धीरे धीरे इसके बाद इनके राधागुप्त जो थे वो इनके प्रधानमंत्री बने। पेपर में हमसे पूछा जाए तो राधागुप्त सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, राधागुप्त कैसे थे, गुरु चाणक्य क्यों नहीं थे। जी, चाणक्य पता है आपको, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। खलाटक का जिक्र किया जाए, सर खलाटक कौन था? खलाटक सेनापति था बिंदुसार का। और भद्रबाहु का जिक्र किया जाए तो इनको भी हमें पढ़ना चाहिए। भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु कौन थे ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। आप जल्दी जल्दी इस पे कमेंट करिए कि भद्रबाहु कौन थे। भद्रबाहु जैन गुरु थे। किसके जैन गुरु थे ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जी, मौर्य वंश की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आपको सबको पता है। गुरु चाणक्य के प्रयासों से गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, अच्छी सेना तैयार की और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। और अंतिम शासक का अगर जिक्र हो तो देखिए हमें पता होना चाहिए, पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा और इसके बाद अशोक गद्दी पर बैठा। तो पुष्यमित्र का जिक्र करें तो ये तो शुंग वंश से संबंध रखते हैं। अब बचा कौन? बृहदरथ। तो सर हम कह देंगे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदरथ था। उसके बाद बृहदरथ के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदरथ था। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहदरथ। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोने के सबसे शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? यहाँ एक थोड़ा दवंद आता है कई बार प्रश्न में। यहाँ एक जैसे दो प्रश्न आते हैं कि सोने के सबसे शुद्ध सिक्के, मतलब शुद्ध सोना, जैसे सोना 24 कैरेट का होता है, उसमें मिलावट करते हैं वो 22 कैरेट का होता है, ज़्यादा मिलावट होती है तो 20 कैरेट, 18 कैरेट, ऐसे अशुद्ध होता जाता है। अगर सबसे शुद्ध सोने की जिक्र करें तो सर कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण, नंबर 2। अगर हाँ गुप्तों का जिक्र हो, प्रश्न कैसे बनेगा कि सोने के सबसे अधिक सिक्के, आप इसमें फर्क समझना, सबसे अधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो गुप्तों ने किए थे, और जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे वो कुषाणों ने किए थे। जो गुप्तों ने सोने के सिक्के जारी किए थे उनको दिनार कहा जाता था। यहाँ से भी हमारा प्रश्न बना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई? पशु बलि की निंदा कैसे? कि पहले क्या होता था, कोई भी यज्ञ हो, कई तरह की पूजा होती थी, कई तरह के जो यज्ञ होते थे उनमें पशुओं की बलि दी जाती थी। सेना युद्ध लड़ने के लिए जाती थी तो उससे पहले भी एक पशु की बलि दी जाती थी, अपने देवता को खुश करते थे, उसके बाद युद्ध लड़ने जाते थे। तो जो अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा उसके बाद उसको इतना दुख पहुंचा कि ये क्या हो गया, इतनी निर्दोष लोगों की मैंने हत्याएं कर दी। तो वो इससे इतना प्रभावित हुआ कि वो अध्यात्म की ओर बढ़ गया। उसने उसके बाद अपने शिलालेखों में लिखा, जो उसका पहला शिलालेख था उसमें उसने लिखा कि जो पशु बलि दी जाती है, ये हत्या की जाती है पशुओं की, ये बहुत गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो पहले शिलालेख में ही लिखा गया है पशु बलि है जो गलत है। पशु बलि की निंदा अशोक के कौन से शिलालेख में है? तो ये अशोक के
पहले शिलालेख में है। 7वें शिलालेख का अगर हम जिक्र करें, एग्जाम दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, तो 7वें शिलालेख में अशोक ने तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है सर? तीर्थ यात्राओं का। ये हमें पता होना चाहिए। 7वां और 8वां दोनों ही महत्वपूर्ण है। 8वें में भी इन्होंने तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है, 7वें और 8वें दोनों में। और 13वां अभिलेख शिलालेख जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 361 बीसी में। तो वो अशोक ने जीता था और उसका पूरा उल्लेख कि कैसे कैसे युद्ध हुआ, कैसे कैसे वो इस युद्ध से प्रभावित होकर उन्हें इतना दुख लगा, वो अध्यात्म की ओर बढ़े, तो सब जानकारी कौन से अभिलेख शिलालेख में है? वो 13वें में है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए इनका अंतिम समय, अशोक के जीवन का अंतिम समय कहाँ बीता, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं पढ़ूंगा आपका कमेंट, किसने तैयारी की है। आप ये मुझे बताओगे कि अशोक सम्राट का जो अंतिम समय था जीवन का, वो कहाँ बीता, और सम्राट अशोक के गुरु का क्या नाम था। चलिए आप जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दो, जल्दी जल्दी शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, और भी आपके मित्र सब जुड़ जाएंगे। और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो। ऐसे ही हम प्रश्नोत्तरी की सीरीज रोज़ रोज़ लेके आएंगे डेली, यही हमारा समय रहेगा रात का। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ये कवि भी थे, कविराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। कवि होने के साथ साथ ये संगीत प्रेमी भी थे। इसका हमें पता कहाँ से लगता है कि ये संगीत प्रेमी थे? ये हमने जरूर पढ़ा होगा कि जो सिक्के जारी किए थे गुप्तों ने, समुद्रगुप्त के समय जो सिक्के जारी किए थे, सिक्कों पर इनकी प्रतिमा छपी है वीणा वादन करते हुए। वीणा वादन करते हुए इनकी प्रतिमा छपी है सिक्कों पर, और वहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि ये समुद्रगुप्त जो थे संगीत प्रेमी भी थे। तो देखिए कविराज की उपाधि किसने धारण की? तो हम कह देंगे सर समुद्रगुप्त ने। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उसका उत्तर भी समुद्रगुप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमें एक और जानकारी मिली कि वीणा वादन करते हुए सिक्कों पर किसकी प्रतिमा छपी है? तो आप कह दोगे सर समुद्रगुप्त की। हाँ, श्री गुप्त का अगर जिक्र किया जाए तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ लिया। विष्णुगुप्त कौन थे? सर ये भी इम्पोर्टेंट है। जो गुप्त वंश के प्रथम संस्थापक, प्रथम जो राजा हुए या संस्थापक जिसके हम कह सकते हैं, वो श्री गुप्त थे। और जो अंतिम शासक हुआ वो विष्णुगुप्त हुआ। तो यहाँ से भी हमारा प्रश्न बना। अब रहे कुमारगुप्त। इनको क्यों पढ़ा जाए? क्योंकि सर जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, उनकी स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त को जाता है। तो कविराज की उपाधि किसने धारण की? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप वीडियो को शेयर करते रहें। हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा? हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा? जी, थानेश्वर के बारे में अगर हम पढ़ें तो थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, कुरुक्षेत्र से तो आप भली भांति परिचित होंगे, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया। 18 दिन हमारा महाभारत का युद्ध चला था, वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। और कुरुक्षेत्र में यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, गीता उपदेश दिया था। तो ये भी हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में। महाभारत का दिन युद्ध था, 18 दिन तक चला था। हर्षवर्धन का अगर हम जिक्र करें तो सर 590 ईस्वी में हर्षवर्धन ने जन्म लिया। तो कोई बच्चे 590 समझ रहे हैं। जब जन्म से 16 वर्ष बाद, जब इनकी उम्र 16 वर्ष थी, तब ये गद्दी पर बैठे, मतलब 606 ईस्वी में। इसके बाद 645 ईस्वी में क्या हुआ? 645 ईस्वी में चीन से एक
विदेशी लेखक, चीन का राजदूत, जिसका नाम है हेनसांग। हवेनसांग, इसका नाम है हवेनसांग, वो भारत आया। तो यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि हवेनसांग जो चीनी लेखक था, चीनी यात्री था, वो किसके शासनकाल में भारत आया? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तो ये चीनी यात्री था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। 643 और 645 ईस्वी में दो चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो एक थे ह्वेनसांग और दूसरे चीनी यात्री का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि आपको पता लगे आपने कितनी तैयारी की है। जी चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ नहीं पूछा गया कि कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन ने नहीं लिखा। तो आप सबको पता होना चाहिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों के तीनों ग्रंथ हर्षवर्धन ने लिखे थे। अब बचा कौन सा? मेघदूत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघदूत। तो मेघदूत के लेखक कौन थे? आप लोगों को पता होना चाहिए। मेघदूत जो ग्रंथ था, मेघदूत जो नाट्य था, वो कालिदास ने लिखा था। तो आज के लिए हमारे 10 प्रश्न यहीं खत्म होते हैं। इन 10 प्रश्नों के सहारे हम धीरे धीरे एक प्रश्न में हम 7-8 प्रश्न एक्सप्लेन करते हैं। तो 10 प्रश्नों के साथ साथ हमारे 70-80 प्रश्न कवर हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोग शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और अच्छे अच्छे प्रश्न अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ लाता रहूँगा। तो आप लोगों से मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।